नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अली नासिर। आज गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बहुत परेशान हूँ और हमेशा की तरह कोशिश कर रहा हूँ कि ज़ब्त कर लूँ। बात यह है कि मुझे कोई चांद तारे नहीं चाहिए, मुझे तो नलके में पानी चाहिए। जब घर से निकलता हूँ और अच्छे इलाके में रहता हूँ कराची के हिसाब से, तो बाहर निकलता हूँ सबसे पहला मंज़र कोई फूलों का दिखाई नहीं देता, कोई हरे भरे पेड़ों दरख्तों का दिखाई नहीं देता, बल्कि कूड़ा और कचरा दिखाई देता है। परेशान होता हूँ, पेट्रोल पंप पर जाता हूँ, बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है, हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और नज़रसानी के मुतल्लिक सोच रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। फिर महीने के आखिर में, इन्हीं दिनों के अंदर, अब जब आप समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कनें तेज़ होना शुरू हो जाती हैं, बिजली का बिल आने वाला है। बिजली का बिल देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, फिर गुस्सा आता है, फिर ज़ब्त कर लेता हूँ। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मुझे पीडीपी, जीडीपी, एसडीपी, पीएसडीपी वगैरह के बात मुतालिक नहीं सुनना, क्योंकि ये सब बीमारियों के नाम है मेरे लिए। और मेरी तरह बहुत सारे आम लोग यही सोचते हैं कि चीज़ों की कीमतों को कम कर दो, महंगाई को कम कर दो, रोज़गार के मौके पैदा कर दो, आसानियाँ ले आओ, आसरे न दो, दूसरों की तरह की बातें ना करो। इसके मुतालिक बात होनी चाहिए, अवामी नोयत की गुफ्तगू होनी चाहिए। थोड़ा बहुत साथ टेक्निकल तड़का हो जाना चाहिए कि भाई थोड़ा सा मईशत के मुतालिक भी बात कर लें, लेकिन ज़्यादातर अवाम के मसलों पर बात होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू तारुफ कराता चलूँ, जनाब अली रज़ा आबदी साहब, जो कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, और जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। ये साबिक सदर FPCCI और इसके अलावा इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, इनके यहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं अली रज़ा आबदी साहब आपसे करूँगा। भाई, मैं थोड़ा जिसे आप कहें कि लोकलाइज्ड किस्म की डिस्कशन करना चाहता हूँ अवामी नौइयत की, तो मैंने इसीलिए आपके सामने मिसालें रखी। बात यह है कि हुकूमत में चाहे आप माजी में रहे, मैं आपको एहतसाब के कटहरे में खड़ा नहीं करूँगा, ना ही और सियासी जमातों के मुतालिक बात करूँगा, ना ही इस हुकूमत की कारकर्दगी के मुतालिक बात करूँगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या अवाम के मसलों को आपने आइडेंटिफाई किया है? हल तो बाद में करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ जो बेसिक इशू है वो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या फिर इवन जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स आया करती थी, उसमें हमेशा यही कहा जाता था कि हमें इनहेरिटेंस में ऐसे हालात, फाइनेंशियल हालात मिले जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मुशर्रफ साहब का एक दौर आया था जिसमें जब 2008 तक पाकिस्तान इकोनॉमी वाज बूमिंग, लेकिन 8 में जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने आते ही सबसे पहले सारा मलबा उस पर डाला कि सब्सिडीज़ थी और गलत पॉलिसीज़ थी, और जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को। फिर इसी तरह 13 में भी यही हुआ जब गवर्नमेंट बदली, और अब 18 में भी पॉलिसी की कंटिन्यूटी पाकिस्तान में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि अगर कोई एक गवर्नमेंट कुछ प्लान करती है कि उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अचीव करना है, जैसे 5 साल का टेन्योर नॉर्मली कम रह जाता है, तो लेकिन उसकी कंटिन्यूटी दूसरी गवर्नमेंट आके नहीं करती है, जिसका रिजल्ट जाहिर सी बात है हम अपने गरीब मुतवस्सित। अली साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बात यह कि इलेक्शन जीतने से पहले एजेंडे में होता है महंगाई कम कर देंगे, सबके लिए रोज़गार होगा, आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, पाकिस्तान के मसाइल का हल ऐसे निकल आएगा। इलेक्शन हो जाने के बाद जब बंदा जो है वो इख्तियार की पोजीशन पे आ जाता है, साहिब इख्तियार बनने के बाद GDP, PSDP, GDP, ये फलां, एक्सपोर्ट गैप, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हिले बहाने समझ नहीं आई कुछ बात। ये रियलिटी चेक होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम इतनी वल्नरेबल है कि लोग उनको किसी तरीके से भी मोल्ड करके, इस तरह के खोखले नारे दे के, उनको होप्स हाई करके, और ख़ुसूसन मैं आजकल की गवर्नमेंट की बात करूँगा कि जिन्होंने बेशुमार वादे किए और करने के बाद इतने यू टर्न्स लिए कि गवर्नमेंट में आने के अगले दिन से ही वो ये कहने लगे कि हम IMF पे नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से एक जो लोगों की ट्रांजिशन था या उनकी सोच समझ थी या उनकी प्लानिंग थी, वो हर्ट होनी शुरू हुई, और वो कन्फ्यूजन की वजह से हमने देखा हमारी स्टॉक मार्केट भी कांस्टेंट डाउनफॉल की तरफ रही, और इसी तरह डॉलर रुपी पैरिटी में भी बहुत बड़ा फर्क आया। तो इनका नहीं था, माजी वालों का भी तो कसूर था। इसमें मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और चंद लम्हात के बाद बस हाजिर होंगे, तो इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे और बात यह करेंगे कि नए पुराने को छोड़ के मसाइल के हल की जानिब सोचते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टिक टॉक घड़ी चल रही है, 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से कितनी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ही बैठे हुए हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक सदर भी रहे हैं जनाब FPCCI के। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब बात यह है कि इस हुकूमत से उम्मीदें तवक्कुआत, पिछली दफ़ा आप आए आपने कहा कि उम्मीदें तवक्कुआत बहुत सारी लगाई हुई हैं, डिलीवरेबल सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ? अब जी ज़ुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 100 दिन का जो पैमाना है वो हुकूमत ने ख़ुद अपने लिए कायम किया, जबकि आम तौर से नई हुकूमत आती है तो उसको सेटल होने में और अपनी पॉलिसीज़ को स्टार्ट और इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 1 साल लगता है। अब ये 100 दिन हुकूमत ने ख़ुद मुकर्रर किए, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने एक पॉलिसी दी थी उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल हो रहा, पूरी तरह तो नहीं अमल हो रहा, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इस हुकूमत को कम से कम 1 साल देना चाहिए कि जो वो चीज़ें और पॉलिसीज़ और जो वादे उन्होंने पूरे आवाम से किए हैं उसको पूरा करने के लिए कम से कम 1 साल देना चाहिए। अच्छा, ग्राउंड अप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि बॉटम अप अप्रोच ज़रा देखनी चाहिए। बुनियादी तौर पर अगर ग्राउंड पर कुछ काम होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल लोग भी हमारे छोड़ देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ काम होना दिखाई दे रहा है तो चलो नो इशू। तो आपको ऑन ग्राउंड कुछ दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, ट्रेड और इंडस्ट्री के हिसाब से? इतना तो दिखाई दे रहा होगा, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। देखिए, उसमें अगर आप पहले 100 दिन की बात करेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो अभी थोड़ी स्लो हैं, और उसको मैं यही कहूँगा चलें 1 साल ना सही लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर जो है खदोखाल वाजे हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ आपका सवाल क्योंकि 100 दिन का है तो 100 दिन के लिए मैं यही कहूँगा कि 100 दिन में जो चीज़ें हैं वो उसकी जो भी खदोखाल है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत एक स्लो पेस से चल रहे हैं, लेकिन मुझे तवक्को है कि जो आने वाले 100 दिन होंगे उसमें ये पेस काफ़ी बेहतर होगी। अच्छा अली रज़ा आब्दी साहब, अब बात यह है कि आपने ताजिर सनतकार रहनुमाओं की बात तो सुनी, थोड़े स्लो हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि हुकूमत कामयाब हो जाए ताकि जो है वो अवाम के मसाइल हल हो जाएं? आप तनकीद के तीर चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बड़ी सख्त बातें भी करते हैं, तो भाई अगर हुकूमत कामयाब होगी तो पाकिस्तान की अवाम को ही फ़ायदा होगा। सो वाई क्रिटिसाइज व्हेन यू कैन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रादर देन बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? बिल्कुल सही जी। और क्रिटिसिज्म भी अगर कोई कर रहा होता है तो उसको हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव लिया जाना चाहिए, और उसको उसमें से आइडेंटिफाई करनी चाहिए अपनी फॉल्ट्स के कहाँ पे आप गलत हैं। अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी आपने आपने 100 दिन का वादा किया और उसके बाद भी आपने डिलीवरेबल्स की सेटिंग और उसकी पाथ को सेट नहीं किया, 80-90 दिन होने को आ रहे हैं, नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन के हवाले से एक भी बिल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, मां सिवाय जो मिनी बजट आया था जिसमें भी आपको याद होगा कि असद उमर साहब ने वो नॉन फाइलर्स को पहले इंक्लूड कर दिया था, बाद में पब्लिक आउटक्राई हुआ तो फिर उनको निकला। भाई अच्छे काम भी तो किए, देखें हाउसिंग पॉलिसी दी है, पॉलिसी ग्रीन पाकिस्तान की बात की, टॉयलेट दे रहे पूरे पाकिस्तान। देखें इट्स समथिंग वेरी सीरियस। दीज आर अगेन द प्रोमिसेस जो कि ऐसे इलेक्शन से पहले करे थे उन्होंने, और आज तक ऐसे ही लग रहा है कि गवर्नमेंट कंटेनर पे है। ये बात ज़रूर है कि देखिए हर एक को होप होती है, और हर बंदा पाकिस्तानी शहरी ख़ास तौर पे या किसी मुल्क का भी शहरी है वो चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट सक्सीड करे। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट आपको बेवकूफ़ बनाने पे, खुदा न खास्ता इस तरह के लफ्ज़ मैं नहीं कि इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन अगर ऐसे मिसगाइड करने के लिए कोशिश कर रही है, या फिर उनको खुद भी नहीं पता कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि अभी भी अगर फंडिंग और फाइनेंसिंग के हवाले से देखें तो सऊदी अरब, चाइना, UAE, मलेशिया बातें सारी कर रहे हैं, आया कुछ भी नहीं कहीं से सिवाय आ रहे हैं $6 अरब अभी बताया वो उन्होंने, कहा सऊदियों ने कहा है कि आ रहे हैं। सऊदियों ने एक लफ्ज नहीं बोला इस पे, ये भी आपको मैं बता दूं। पाकिस्तान ने बेशक बोला, सऊदिया के ज़राए अबलाग तक ने एक लफ्ज नहीं बोला इसके ऊपर। नहीं तो मना भी तो नहीं किया ना, व्हेन देयर इज नो मना नहीं किया, लेकिन उसके देखे फिर आना वी वुड लाइक टू हैव इट, और अभी पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन IMF पे जो, सर मैं इसको कंप्लीट कर लूं कि IMF पे जब इनिशियली कहा गया था कि नहीं आएगा, IMF से बात नहीं की जाएगी, जरूरत नहीं होगी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यू टेक अ यू टर्न और फिर उसकी तरफ आप जा रहे हैं, और अब आपकी
हमारी 100% डिपेंडेंसी ही IMF पे है और उनकी कंडीशंस पे। लेकिन और उसके साथ साथ जो आपने अभी गैस बढ़ाई है, बिजली बढ़ाई है और ये जो सब्सिडीज रिमूव की हैं, इससे डायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन पे आ रहा है और आवाम पे आ रहा है। आवाम पे अब छोटा सा एक एग्जांपल है कि 15,000 के 2 अगर शख्स एक घर में रहते हैं और 30,000 कमाते हैं और उनके 5 या 4 डिपेंडेंट्स और हैं, आज उनको तकरीबन 35 से 36,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए उसको ज्यादा इनकम चाहिए उसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। पॉइंट टेकन। यहां पर मैं चाहूंगा कि यहां पर जुबैर तुफैल साहब आपसे एक चीज ये भी पूछ लूं कि भाई अभी तक जो खबरें वहां से आई हैं, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं, वो तो खुशाइंद हैं, चाहे उसकी जो है वो मैं कहूं कि सब्सटेंस आहिस्ता आहिस्ता ही हमें दिखाई देगा, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर सऊदी अरब ने पैसे दिए या चाइना के साथ कुछ बातें तय हुई तो वो तो एक मस्बत चीज है ना। यकीनन देखें, दो ममालिक हैं इस वक्त, सऊदी अरब और चाइना, जहाँ के हमारे वज़ीर आज़म साहब गए और उन्होंने उनसे बातचीत की और उसके अंदर कुछ वादे भी हुए कि सऊदी अरब हमें क्या सहूलतें देगा, जिसमें एक $3 बिलियन की जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम में वो रखवाएंगे और दूसरा डेफर्ड पेमेंट है, क्रूड ऑयल की जो परचेजेज़ होंगी उसकी एक डेफर्ड पेमेंट होगी। और डेफर्ड पेमेंट से क्या होता है कि हुकूमत की लिक्विडिटी बेहतर हो जाती है, हुकूमत को फ़ौरन जो पेमेंट्स करनी होती हैं तो अदायगी का मामला आसान हो जाता है। इसी तरह से चाइना से भी जो बातचीत हुई है उसमें एक अहम बात ये थी कि आइंदा जो चाइना से दरामदात होंगी जो करीब $15 बिलियन की होती हैं, वो डॉलर से हट के चाइनीज़ करेंसी में चली जाएंगी, तो आपके ऊपर दरामदात का जो दबाव है डॉलर पेमेंट्स का वो कम हो जाएगा। और उसके अलावा भी मज़ीद बातचीत जो है, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में आज से 3-4 दिन पहले चाइना गया था और उसके भी तफसीलात नहीं आई कि क्या मामला तय पाए, लेकिन चीनी हुकूमत भी जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की मदद करना चाहती है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इसी तरह मुश्किलात में घिरा रहे। और इवन पाकिस्तान में जो बिज़नेसमैन हैं वो भी चाहते हैं कि हुकूमत कामयाब हो। देखिए, हुकूमत अगर कामयाब नहीं होती तो ये पूरे मुल्क के लिए एक तकलीफ़ दे बायस होगा और आवाम ऑलरेडी जो है वो तकलीफ़ में है, महंगाई की चक्की में पिस रही है। और वो तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब मजीद महंगाई की चक्की में पीसिंग एंड पीसिंग फॉर फ्यू मोर ईयर्स, 3 इयर्स। देखिए, आप ही क्या आए थे, फेडरेशन में ही आए थे, वहीं पे ही शायद बात की थी। देखिए, हुकूमत को चाहिए, जैसे पेट्रोल की कीमत अभी 20% ही कम हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, $70 से $55-56 पे आ गई है, तो इसका बेनिफिट जो है वो पब्लिक को जल्द अज जल्द पास ऑन होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत अब पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 1 महीने के बाद बदलती है, तो ये पूरा महीना चलेगा। अगरचे हुकूमत के पास ये भी मौका है, हुकूमत चाहे तो 15 तारीख को भी पेट्रोल की कीमत कम कर सकती है। जब बढ़ाने की बारी आती है तो हुकूमतें अक्सर बीच में भी कीमत बढ़ा देती हैं, तो लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो पेट्रोल की कीमत जल्द अज जल्द जितनी भी प्राइस फॉल हुई है उसका बेनिफिट आवाम को पास ऑन करें। मेरी भी यही ख्वाहिश है। मुझे बार बार मना करते हैं, कहते हैं हाथ जोड़ के ना करें, इसलिए बगैर हाथ जोड़े मैं गुजारिश करता हूं कि जनाब अगर हुकूमत सुन रही है तो पेट्रोल की कीमत कम कर दे। यहां पर अली रजा अब्दी साहब, एक बड़ा आपको मुश्किल किस्म का और ऑकवर्ड किस्म का क्वेश्चन पूछता हूँ। माजी के अंदर आप सियासत में भी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, कराची की रिप्रेजेंटेशन इतनी कभी नहीं हुई कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर जितनी अब है। तो कराची के भी बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, चाहे वो तिजारत, सनत या कारोबार से ताल्लुक़ रखते हों या इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़, इसके अलावा जनाब बल्दियात से ताल्लुक़ रखते हों। तो ये तो बड़ी एक पॉजिटिव बात है, ये तो कभी आप लोगों ने भी नहीं सोचा था। सदर भी कराची का, गवर्नर भी कराची का, वज़रा भरे हुए हैं कैबिनेट के अंदर, एक पूरी तरफ पूरी कराची के लोगों की होती है। नहीं, मेरे ख्याल में इससे पहले हुई है, 80s में भी हुई है, मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुई है, और गवर्नर साहब सदर कराची से रहे हैं। तो आप मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं वो अपने अपार्टमेंट में बैठे शो देख रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं। मैं वो टेन्योर बता रहा हूँ ना, एक रियलिटी है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। देखें, कराची की रिप्रेजेंटेशन होना मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही शहर है जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को, और इधर के जो बासी हैं वो डबल डिजिट्स में देने के बजाय के बाद सिंगल डिजिट्स में रिसीव कर रहे होते हैं।
और उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा रिसोर्सेज वर्सेस डिमांड उसका गैप रहता है। अब ये जो सेंसस हुआ है हमारा, इसमें भी कराची के साथ ज़्यादती की गई, जो कि 1 करोड़ 60 लाख की पॉपुलेशन दिखाई, और यहाँ पे अगर आप वैसे देखें रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.5-3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अब क्या होता है कि जब आप 1 करोड़ 60 लाख की देते हैं तो एनएफसी भी आपको उसके हिसाब से मिलता है, और जो प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी उसके हिसाब से होती है। You brought up a very important गोस्ट पॉपुलेशन एक है जो कि आपके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है। जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं दोबारा आके वापस आपसे इसी जगह से आगे लेकर चलूंगा गुफ्तगू को। मुझे एक छोटी लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाजरीन तो इस बड़े अहम नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डोलड्रम्स में है। अली रज़ा आब्दी साहब हमें बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले दैट ही वांट्स दैट द सेंसस शुड बी रिव्यूड। तो ये अली रज़ा आब्दी साहब आप पॉइंट कंप्लीट करें, फिर मैं ज़ुबैर तोफैल साहब। इसमें मैं ये बता रहा था कि कराची में गोस्ट पॉपुलेशन है जिसको लेके चला जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। जो सेंसस हुआ था उसमें डिस्क्रेपेंसीज थी, इश्यूज थे, और फिर उसके बाद लास्ट गवर्नमेंट में हमने 24th अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसमें एक शर्त रखवाई थी कि 5% सेंसस ब्लॉक्स का ऑडिट होगा, ताकि उससे पता लगेगा कि ये वाकई में सही कैरी ऑन किया कि नहीं किया गया। उसके बाद फिर डिलिमिटेशन एंड ऑल दैट, बट अगेन यही हुआ कि वो हुकूमत ने भी नहीं किया। इस हुकूमत ने हमारा जो मेरा पास्ट MQM के साथ जो एक MOU किया था उसमें भी पहला पॉइंट यही था कि रिवैल्यूएट किया जाएगा, लेकिन PBS की तरफ से और सेंसस कमिश्नर की तरफ से इस पे ऑब्जेक्शन आए तो जिसको भी बैक बर्नर पे डाल दिया। जब तक आपको बेसिक पॉपुलेशन और आपको नंबर ऑफ हेड्स यूनिट्स नहीं पता चलेंगे उस वक्त तक आप कोई भी प्लानिंग कर लें दैट विल गो इन द नेगेटिव। बड़ी अहम बात आपने की है ज़ुबैर तोफैल साहब। यहाँ मैं आपसे ये पूछता चलूँ कि जनाब कराची पैकेज अब दोबारा से कह रहे हैं कि उसको एक्टिवेट करेंगे एंड विल सी सम वर्क हैपनिंग। आपको पता है तिजारती सनती इलाकों का क्या हाल हुआ है, बट अ गुड थिंग इज़ कि कम अज़ कम तजावुज़ात को हटा रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स को हटा रहे हैं। कुछ लोग इसे मस्बत ले रहे हैं और कुछ लोग ज़ाहिर बात है ये महसूस कर रहे हैं कि लोगों का रोज़गार जा रहा है। आप ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है सिटी की इकॉनमी को डेवलप करने की। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को जो अली रज़ा साहब ने अभी कही आबादी के सेंसस के बारे में, ये जो 1.5 करोड़ आबादी जो जाहिर की गई है कराची की, वो हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये कराची की आबादी मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी 2.5 करोड़ से कम नहीं है। जब आपकी आबादी सही तरह से सेंसस नहीं होगा तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे। हमें तो कराची को पैसे मिलने चाहिए उसकी 2.5 करोड़ की आबादी को देखते हुए। अब अगर आप 1.5 करोड़ से देंगे तो जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं आपको उससे तकरीबन 30% या 40% कम मिल रहा है। तो इस लिहाज से अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि फ़ंड्स दिए जाएंगे, ज़रूर आने चाहिए, लेकिन कराची को फौरी फ़ंड्स की ज़रूरत है। कोई लंबे पॉलिसी प्लानिंग ना करें। इनको सब पता है कि कराची में किस चीज़ की ज़रूरत है, सड़कों का क्या हाल है, पानी की किस तरह से कमी है। कराची में जो डिसैलिनेशन प्लांट लाना है, डिसैलिनेशन प्लांट की इमीडिएट ज़रूरत है। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने वादा भी किया है कि 2 प्लांट फौरन लगेंगे। उसको डिसैलिनेशन करने के लिए वो मुमकिन नहीं है। देखें वो प्रपोजल तो जरूर है, बट वी आर थ्रोइंग आउट रॉ स्वेज इनटू द सी। हम गटर का पानी डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं डिसैलिनेशन नहीं हो पाएगी उसकी। दैट्स व्हाट दे से। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ जगहें ऐसी होंगी कि जहाँ से डिसैलिनेशन हो सकता है। ये ज़रूर है कि जो इस वक्त सीवरेज का पानी समंदर में जा रहा है वो इस तरह नहीं जाना चाहिए, उसको ट्रीट होना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको काम शुरू करना होगा। डिसैलिनेशन भी है, फिर जो कराची को K4 का एक मंसूबा चल रहा है, कई सालों से सुन रहे हैं कि K4 मंसूबे से कराची में इतना पानी आएगा, इतना आएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आता, तक नहीं पहुंचेगा शायद रास्ते में। एक सुना है मैंने। उसमें देखिए अरबों रुपए खर्च हो गए हैं और अभी भी कहते हैं कि मजीद पैसों की ज़रूरत है। और बहरहाल अब कहना ये है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हुकूमत के अंदर सदर भी कराची से हैं, उसके गवर्नर भी कराची के हैं, कई वुज़रा आपके कराची, मरकज़ी वुज़रा कई कराची के हैं, तो कराची को जो उसका जायज़ हक है वो मिलना चाहिए। अगर इतने सारे वुज़रा पहुँच के भी नहीं कराची के हक दिला सकते तो फिर क्या होगा।
ये बड़ी अहम बात आपने की है, और अगर ये इस चीज़ की आगाही होने के बावजूद अगर इश्यूज़ का रेजोल्यूशन ना हो तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। अली रज़ा आब्दी साहब, यहाँ पर एक बात जो मैं शुरू में कह रहा था कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है, उसमें एक बात पर मुझे गुस्सा ये भी आता है कि जनाब वाला पानी जो है वो इतना नज़दीक है, समुंदर का भी, दरिया सिंध भी इतना नज़दीक है, कराची में पानी नहीं आता, बड़ा गुस्सा आता है। बिल्कुल, ये और ये अगेन सेंसस के पॉपुलेशन काउंट क्या फ़र्क है आपका। आपने पास पानी तो कराची में जो 1200 MGD आना चाहिए वो 600 MGD आता है, और उस 600 MGD में से भी 100 MGD जो है आपका डेली ज़ाया हो जाता है, बिकॉज आपके पास नाकिस सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्व्स का। जब तक आप ये डिसैलिनेशन प्लांट भी लगा लें, बेशक एडिशनल कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी, लेकिन जब तक आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो फिर भी वही मसला रहेगा। जिस तरह कहा जाता है कि जी डैम बन जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान में पानी पानी होगा, नहीं, डैम भी बन जाएगा तो आप जब तक अपने एक्वाफायर्स और जो रिजर्वायर्स है इनको नहीं इनेक्ट करेंगे, कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, वाटर मैनेजमेंट पूरी वो पूरा नहीं कर सकेगा आपका। मैं बस सिर्फ ये कहूँगा कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो कि शाया हुई भी है, उसको अगर गौर से पढ़ ले कोई गवर्नमेंट, तो वो ये कहती है कि 10 साल में 10 अरब रुपए अगर कराची शहर को मिल जाए, 10 अरब डॉलर अगर कराची शहर को मिल जाएं, तो कराची शहर दुबई, सिंगापुर के आसपास आके बड़े आराम से खड़ा हो सकता है। ये बहुत रेजिलियंट सिटी है, यहाँ पे एक जो कॉस्मोपॉलिटन मिक्स है यहाँ पे, वो किसी तरह का पूरे दुनिया में बहुत कम पाया जाता है, कि जिसमें हर स्किल का कोई ना कोई परफॉर्मर अवेलेबल है, और मुल्क के हर कोने से, हर इंच से कोई ना कोई शख्स यहाँ पे मौजूद है जो रहता है इस शहर में, और आज से नहीं 70 साल से रह रहा है और इसको इम्प्रूव कर रहा है। इस शहर को इम्पोर्टेंस देते हुए जो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसी भी बिजनेस में इस तरह होता है कि आपके पास जब ब्रांचेस होती हैं तो द बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच गेट्स द मोस्ट री इन्वेस्टमेंट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स और आउटपुट दे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम वांट टू बर्डन द रिसोर्सेज ऑफ कराची। ज़ुबैर तुफैल साहब, आपसे भी थोड़ी इस बारे में इनपुट लूँगा। अभी आपने बात की 2.5 करोड़ की, अली रज़ा आब्दी साहब ने भी हाईलाइट किया सेंसस सही से हो, आबादी बहुत ज़्यादा होगी, बट डू यू वांट टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? विल दैट बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान कि हम अपने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक जगह के ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं, और उसके अलावा बर्डन भी कर रहे हैं, और फिर उसको इतना ज़्यादा पॉपुलेट भी कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजन नेचुरल भी हैं और माइग्रेशन भी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे सस्टेन करेगा ये शहर? देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कराची जो है आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नए शहर आबाद करें और दूसरी जगहों पे लोगों को लेके जाएं, बजाय इसके कि पूरे पाकिस्तान से जो भी आबादी है वो कराची की तरफ आए। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, जहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, ना गैस। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं चाहूँगा कि कराची की आबादी को मज़ीद ना बढ़ाया जाए, कोशिश की जाए कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए, और जो लोग यहाँ साल साल से रह रहे हैं इन्हीं की ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, बजाय इसके कि इसको पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनाया जाए। अली रज़ा आब्दी साहब, ये एक ग्रोइंग कंसर्न है। अभी आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का जिक्र किया। दुनिया जहाँ के बैनुल-अक़वामी इदारे ये बता चुके हैं कि बड़े बड़े शहर, बल्कि आज से बहुत 1000 साल पहले अगर अब चले जाएं, 5000 साल पहले, तो मोहनजोदड़ो का शहर भी शायद लोगों ने ओवर पॉपुलेशन की वजह से छोड़ दिया। ज़रा इसको भी देखें, ओवर पॉपुलेशन का मसला रियल है, मैनेजेबल होता है और मैनेज किया जाता है। जब आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो आप प्रोविंशियल बाउंड्रीज को भी इंक्रीज करते हैं। कराची की एक बहुत पुरानी डिमांड है कि जी सदर्न सिंध प्रोविंस या फिर कराची प्रोविंस बनाया जाए, लेकिन वो जब बात की जाती है, एग्जैक्टली वो जब बात की जाती है, वो जब बात की जाती है तो खुद गद्दार हो जाते हैं, आप दुश्मन हो जाते हैं। दुनिया जहां की आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं, हालांकि मैं सूरज के इतने नजदीक आ गया, मेरे पर जल गए, टॉपिक चेंज। हालांकि पाकिस्तान भर में अभी भी 20 सूबों से ज़्यादा की ज़रूरत है। पूर्वा पाकिस्तान रिसोर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रेवेन्यू जनरेशन के लिए दिस इज़ द ओनली एंड बेस्ट ऑप्शन। आप अपने अतराफ़ के ममालिक देख लें, आप अपने नॉर्थ के मुल्क देख लीजिए, वहाँ पे जो प्रोविंसेस और स्टेट्स हैं वो इसी वजह से है कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उधर के मकामी लोग जो कि अपने आप को डिप्राइव नहीं फील करते, इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है वो रन करती है और फिर उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करती है और पूरे मुल्क को कंट्रीब्यूट करती है। नए सूबे, ज़्यादा सूबे विल ओनली strengthen the federation. Your good friend Mr. Musharraf, General Musharraf, also activated the district governance system, तो उससे भी मसले हल हो सकते हैं। मेरे ख्याल वो भी एक मैनेजेबल सोल्यूशन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द
दिस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एज ऑफ नाउ, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर इस तरह के मौजूआत के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे या फिर शायद न कर सकें, इसलिए कोशिश करेंगे कि आगे चल के मईशत के ही मौजूआत पर बात हो। तो मेरे साथ जो दोनों मेहमान थे उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो शो में हमारे साथ शामिल हुए। आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।